हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश अवस्थी गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, क्यों हम इसकी बात आज करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक पेड कोर्स के बारे में बता देते हैं। ये है एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, ठीक है, जो कि आरबीआई और एसबीआई मेंस के जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन हैं उन्हीं के लिए है। यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं आपको, 400 प्लस प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस क्विज हैं, वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, पर्सनल गाइडेंस है, सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है इसके लिए। और ये सबसे अनोखा फीचर है, इसका एक यूनिक फीचर है लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब इस एक्सप्रेस कोर्स की आपको वैलिडिटी लाइफ टाइम मिलती है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप इस कोर्स से जुड़े रहेंगे और आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। देन प्रीवियस ईयर्स का रिवीजन भी कराया गया है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, हाई लेवल पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट रखा गया है, हाई लेवल डीआई रखा गया है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ए टू जेड कंप्लीट अर्थमेटिक है और जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और दोस्तों, इसकी कॉस्ट है 1499। ठीक है, ये बहुत ही सस्ता रखा गया है इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के चलते इस कोर्स को हमने लाया है, तो दैट्स वाई कीमत भी बहुत ही सही रखी गई है। देन ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं इस कोर्स के लिए और ये मेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैटरडे की मैं बात कर रहा हूँ, सैटरडे 25 अप्रैल 2020 को जो संजय कोठारी जी हैं, इनको क्या बनाया गया है, इनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं ये, याद रखिएगा। और अपॉइंटमेंट किसने किया, तो आप इमेज में देख सकते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने इनको शपथ दिलाई। ठीक है, तो ये क्या बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो पर्टिकुलर हम न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट संजय कोठारी, ठीक है, मतलब ये आईएएस ऑफिशियल रहे हैं इंडिया में। तो ये अभी क्या थे, ये प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे। ठीक है, इन्होंने ही शपथ ली है किसकी, नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। ठीक है, किसने दिलाई, बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन सैटरडे, सैटरडे मतलब 25 अप्रैल 2020 को। एन ऑफिशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी, एक सेरेमनी आयोजित करी गई थी राष्ट्रपति भवन में, वहीं पर इन्होंने शपथ ली है। तो मिस्टर कोठारी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये क्या है, 1978 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड मोर देन 2 मंथ्स, मतलब अगेन याद रखिएगा, इनके अपॉइंटमेंट की बात फरवरी में कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इतना डिले क्यों हो गया? फरवरी से मार्च निकल गया फिर भी नियुक्ति नहीं हो पाई, मार्च से अप्रैल निकल गया फिर भी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो इनकी नियुक्ति ना हो पाने का रीज़न ये था कि ये क्या थे, अभी तक ये थे प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी। ठीक है, तो अभी इनका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि अगर इनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पद दे दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए कौन होगा, तो ऑप्शन अभी तक नहीं मिल पा रहा था, दैट्स वाई। तो अगेन यहाँ पर याद रखिएगा, अब इनका ऑप्शन मिल गया है, अभी वो भी बता दूंगा कि ऑप्शन कौन है। फिलहाल समझिएगा, एक हाई पावर्ड कमेटी, ठीक है, जिसके हेड कौन थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये उस कमेटी के हेड थे जिन्होंने इनके सिलेक्शन को रिकमेंड किया था कि नेक्स्ट सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के लिए। हाउ एवर द कांग्रेस लीडर इन द कमेटी, जो कांग्रेस लीडर हैं कमेटी के, मतलब जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, ठीक है, ये हैं मिस्टर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से। इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कोठारी को लेकर के। ठीक है, कोठारी को लेकर के ऑब्जेक्शन इसी के लिए उठाया था क्योंकि ये प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, तो दैट्स वाई इनको क्यों बनाया जाएगा सीवीसी, इस पर इन्होंने आपत्ति जताई थी। और आपत्ति जताने का रीज़न क्या था, क्योंकि जो नियुक्ति होती है सीवीसी की, तो जितने लोग नियुक्ति करते हैं उन नियुक्तियों में एक सदस्य जो नेता विपक्ष होता है लोकसभा का, वो भी होता है। तो नेता विपक्ष लोकसभा के इस समय कौन है, मिस्टर अधीर रंजन। तो अधीर रंजन ने इसको अपोज किया था। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी, मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो चाहते थे कि यही बने, तो दैट्स वाई मेजॉरिटी होने के कारण कंफर्मेशन मिल गया किसको, मिस्टर संजय कोठारी को। ठीक है, तो अगेन द मेजॉरिटी ओपिनियन इन एचपीसी, जो हाई पावर्ड कमेटी है, ऑल्सो इंक्लूडेड होम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं। कौन है इस समय, मिस्टर अमित शाह, रूल्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर कोठारी। तो पर्टिकुलर अभी आगे बताऊंगा आपको कितने लोग सिलेक्ट करते हैं। 3 लोग सिलेक्ट करते हैं सीवीसी को, जिसमें एक कौन है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, दूसरा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है और तीसरा होता है अपोजिशन लीडर। तो अगेन मिस्टर अमित शाह ने भी इनको ही कंफर्मेशन दिया, वोट दिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको वोट दिया। तो 2 वोट इनको फेवर में मिले। एक जो वोट था, ठीक है, जो अभी मैं बात कर रहा था ना अधीर रंजन की, वो अपोजिट मिला। तो खैर 2
के 2 वोट मिल गए इनको, तो इनकी सीट जो है वो कंफर्म हो गई। द डिले इन हिज फॉर्मल अपॉइंटमेंट, डिले क्यों हुआ? फरवरी में कंफर्मेशन मिल चुका था, जो मैंने आपको बताया ना अभी, कि गवर्नमेंट सोर्सेज क्लेम्ड, जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं वाज बिकॉज ऑफ फाइंडिंग हिज रिप्लेसमेंट, इनका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा था। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। और अप्रैल 20 को इनका रिप्लेसमेंट मिल गया। कौन अपॉइंट हुए? गवर्नमेंट अपॉइंटेड रिटायर्ड आसाम मेघालय आईएएस ऑफिसर, जो आसाम मेघालय कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं रहे हैं, केडी त्रिपाठी, ठीक है, इनको क्या बना दिया गया? जो प्रेसिडेंट हैं उनका सेक्रेटरी बना दिया। मतलब मिस्टर केडी त्रिपाठी जी ने किसकी जगह ली? मिस्टर संजय कोठारी की। अब संजय कोठारी क्या हो गए? फ्री हो गए। जब संजय कोठारी फ्री हो गए तो अगेन सीवीसी का जो पद कंफर्मेशन मिल चुका था उनको, उसकी उन्हें शपथ दिला दी गई। इसका सोर्स है द हिंदू। ये जो न्यूज ली गई है द हिंदू से ली गई है। देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में आप जानते हैं। ये तो न्यूज के बारे में हमने जान लिया। अब आखिर सेंट्रल विजिलेंस केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, क्या काम करता है, किस तरीके से नियुक्तियां होती हैं यहां पर? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज कंसीव्ड टू बी एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन। एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब यह है केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और केंद्र सरकार में शीर्ष पर आता है, सबसे ऊपर एक क्या है? विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, एक सतर्कता संस्थान है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी क्या करता है? मॉनिटर करता है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। देखिए, विजिलेंस को हिंदी में कह रहे हैं सतर्कता, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ये बात कही जाती है ना। तो सतर्कता जो है वो आगे किसी इन डेंजर से आपको बचाती है, ये इसका मीनिंग है। तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें कोई करप्शन ना हो सके, कोई भ्रष्टाचार ना हो सके, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये जो आयोग है ये काम करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है जिससे कोई भी भ्रष्टाचार ना हो सके। और इट इज फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसी बॉडी है? इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि फ्री ऑफ कंट्रोल होती है एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस पर अपना जो एक तरीके से डिसीजन है वो नहीं चलाती है। तो फ्री ऑफ कंट्रोल होती है, किसी की भी नियंत्रण में नहीं होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। जैसे इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, सेम एज ये भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। देन कब हुआ था इसका एस्टैब्लिशमेंट, जान लेते हैं इसके बारे में। इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन लाया गया था इसके लिए 11 Feb 1964 में, ठीक है। 11 फरवरी 1964 को एक रेजोल्यूशन लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पर? कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। करप्शन को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे श्री के शंथानम, ठीक है। दैट्स वाई इस कमेटी का नाम था श्री के शंथानम कमेटी। तो इनकी रिकमेंडेशन और इनकी एडवाइस पर क्या किया गया था? इस आयोग को लाया गया था, या इस आयोग का एस्टैब्लिशमेंट या गठन किया गया था। और अगेन पहले ये स्टेटरी बॉडी नहीं थी। देखिए, दो तरीके की बॉडी की हम बात करते हैं, एक होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक होती हैं स्टेटरी बॉडीज। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो हैं जिनका कंफर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, याद रखिएगा, जिनका कंफर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। जैसे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से 151 तक कवर करता है। तो वो क्या है? कैग के बारे में याद रखिएगा। कैग एक स्टेटरी बॉडी है, लेकिन कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब कोई ऐसी बॉडी जो किसी कानून के तहत उनका निर्माण किया जाता है, तो उन्हें स्टेटरी बॉडी कहते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे? वैधानिक इकाई, ठीक है। और कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो किसी भी कानून के द्वारा उनका निर्माण नहीं होता है, सिर्फ रेजोल्यूशन लाके उनका निर्माण कर दिया जाता है। जैसे योजना आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग के बाद नीति आयोग। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है ना, वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना तो स्टेटरी बॉडी है। तो इसे स्टेटरी बॉडी कब बनाया गया? 2003 में। पहले ये स्टेटरी बॉडी नहीं थी क्योंकि इसको भी रिजोल्यूशन के माध्यम से एस्टैब्लिश किया गया था। तो 2003 में पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया, ठीक है, CVC एक्ट बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, जिससे इसे स्टेटरी स्टेटस कन्फर कर दिया गया, दे दिया गया। देन फर्स्ट होल्डर कौन थे? पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने थे? NS राव, पूरा नाम है इनका नित्तूर श्रीनिवासा राव। ये पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, मुख्य सतर्कता आयुक्त।
देन स्ट्रक्चर जान लेते हैं। अब स्ट्रक्चर मतलब इस विजिलेंस कमीशन में कितने लोग होते हैं। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक ही व्यक्ति होता था, जो चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वही होता था। लेकिन आगे चल करके इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। लेकिन इस समय इसमें क्या है, मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं। एक कौन होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा जो चेयरपर्सन होगा इसका, और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, 2 से ज़्यादा इसके सदस्य नहीं होते हैं, उन्हें विजिलेंस कमिश्नर कहा जाता है, सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। देन अपॉइंटमेंट, तो अभी आपने एक इमेज देखी थी जिसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी उनको शपथ दिला रहे थे। तो अपॉइंटर कौन होता है इनका, अपॉइंटर भी प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ही इनकी नियुक्ति करता है। तो द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स, मतलब मुख्य हो या जो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और अब अगेन प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑफ अ कमेटी, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कमेटी में कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर जो कि इस कमेटी का चेयरमैन होगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे, ठीक है, जो इस समय है मिस्टर राजनाथ सिंह, एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन हाउस ऑफ पीपल। देखिए हाउस ऑफ पीपल लोकसभा का दूसरा नाम है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को ही कहते हैं। तो लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर है मिस्टर अधीर रंजन, तो ये 3 लोग मिलकर के चुनते हैं। तो 2 लोगों ने कंफर्मेशन दिया था यस बनाया जाए मिस्टर संजय कोठारी को, और एक मैंने आपको बताया उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया था, उन्होंने आपत्ति जताई थी। लेकिन जब वोटिंग ज़्यादा थी उनके पक्ष में, संजय कोठारी के पक्ष में, तो उनको बना दिया गया। देन ओथ और अफर्मेशन, शपथ कौन दिलाता है इनको, तो शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सीवीसी को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो ओथ एडमिनिस्ट्रेड करी जाती है किसके सुपरविजन में, प्रेसिडेंट के सुपरविजन में, वो भी आपने इमेज में देखा था अभी। देन टर्म, इनका जो टर्म होता है मतलब कितने समय तक कोई सीवीसी बना रहेगा, तो टर्म इनका होता है 4 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दे इंटर देयर ऑफिस, जिस दिन ये ऑफिस में इंटर करेंगे उस दिन से लेकर के 4 साल तक, और टिल द अटेन एज ऑफ 65 years, मतलब 4 साल या 65 वर्ष दोनों में जो पहले आए। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सीवीसी बनता है 63 ईयर्स में, अब वो 4 साल अगर कंप्लीट करता है तो एज कितनी हो जाएगी, 67, तो 65 पहले आएगा ना, तो 65 में वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। और मान लीजिए कोई सीवीसी बनता है 60 की एज में, कब बनता है, 60 की एज में, तो 4 साल कंप्लीट करेगा पूरा कंप्लीट, तब भी वो कितने का हुआ, 64 का। तो याद रखिएगा 65 तक हमने कहा है ना, तो दोनों में जो पहले आए, 65 पहले आएगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा, और 4 ईयर्स पहले आएगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा। देन रिमूवल, कैसे हटाया जा सकता है इनको, किसी भी जो सीवीसी बनाए जाएंगे या जो विजिलेंस कमिश्नर बनाए जाते हैं उनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। तो द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कैन बी सस्पेंडेड और रिमूव्ड, उनको सस्पेंड किया जाता है या हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, जिसने नियुक्ति करी है वही हटाएगा, बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर के ग्राउंड पर। अगर ग्राउंड आपसे पूछा जाए मतलब किस कारण, तो मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड एक्शंस अगेंस्ट हिम, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहले कार्यवाही होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, जब सुप्रीम कोर्ट कंफर्मेशन देता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन टीम को कि अब इनके खिलाफ जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तब प्रेसिडेंट जो है वो हटाने का काम करेगा। मतलब पहले बात कहाँ जाएगी, जांच होगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वो जांच का कंफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट देगा, देन सुप्रीम कोर्ट जब कंफर्म कर देगा चार्जेस, तब जो प्रेसिडेंट है वो ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर क्या करेगा, इसे हटा देगा। देन फंक्शन, क्या करता है सीवीसी, तो देखिए नाम ही है सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो सतर्क रखने का काम करता है। तो द सीवीसी रिसीव्स कंप्लेंट्स, इसके पास कंप्लेंट आती है करप्शन की और मिसयूज ऑफ ऑफिस, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस का कर मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, एंड टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शंस, ठीक है, और इनका काम क्या है, टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन, कि क्या उसका सही एक्शन, सही निर्णय होना चाहिए। फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज और अ पर्सन कैन अप्रोच टू सीवीसी, ठीक है, ये जो बॉडीज हैं, ठीक है, ये सीवीसी के पास जा सकती हैं अगर इनको लगता है कहीं कोई करप्शन है तो। सेंट्रल गवर्नमेंट,
जो लोकपाल होते हैं, लोकायुक्त होते हैं, स्टेट्स में बनाए गए हैं, और विसिल ब्लोअर्स। देखिए, विसिल ब्लोअर का नाम ही है सीटी बजाने वाले, मतलब ऐसे सतर्क लोग। विसिल ब्लोअर के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। विसिल ब्लोअर क्या होते हैं? एक पर्सन होते हैं हु कुड बी एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, जो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, और वो कंपनी जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, हम पीएसयू की बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और अ गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, और एन आउटसाइडर, इनसे हटके भी हो सकता है, जैसे मीडिया। ठीक है, हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस। ठीक है, डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, अगर इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है कहीं से भी करप्शन की, तो ये इनके पास जा सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं टू द पब्लिक और सम हायर अथॉरिटी अबाउट एनी रॉन्ग डूइंग। कोई भी अगर रॉन्ग डूइंग है तो इसके बारे में इनको बता सकते हैं, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉड, करप्शन एक्सेट्रा। जो किसी भी तरीके से फ्रॉड या करप्शन अगर इन जगह पर हो रहा है, तो विसिल ब्लोअर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो इनके पास अप्रोच कर सकता है और सीवीसी को बता सकता है। अब समझिएगा, सीवीसी के पास अगर बातें जाएंगी तो सीवीसी क्या करेगा? सीवीसी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। सीवीसी को बात पता चल गई, अब सीवीसी उन केसेस को किसको सौंप देगा? ठीक है, सीबीआई को। किसको? सीबीआई को। द सीवीसी ईदर गेट्स द इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन करानी होगी तो ये सीबीआई और थ्रू चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में भी विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसका काम ये भी होता है, ये एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, किसकी? तो अपने द्वारा किए गए सभी कामों की एक एनुअल रिपोर्ट ये सरकार के सामने सौंपता है बाय द कमीशन, एंड पॉइंट्स टू सिस्टमेटिक फेलर्स। जो सिस्टम, जो एक तरीके से प्रणाली है, उस प्रणाली में कहीं कोई कमी है, विच लेड टू करप्शन, और वो कमी से क्या हो सकता है? करप्शन हो सकता है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभागों में। तो इसे वो अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या करता है? मेंशन करता है। इंप्रूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब करप्शन ना हो उसको रोकने के लिए क्या किया जाते हैं? मेजर्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? सीवीसी के द्वारा, जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसके द्वारा। देन लिमिटेशंस क्या है इसकी? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। लिमिटेशन क्या है? क्योंकि ये एक ओनली एडवाइजरी बॉडी है, मतलब ये क्या है, इसने कहीं देखा कि ठीक है कुछ बातें गलत हो रही थी, तो ये जस्ट क्या करेगा? एडवाइस करेगा। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से जांच करेगी, और जांच करना या ना करना ये डिपेंड किस पे करेगा? गवर्नमेंट को करेगा। मतलब डायरेक्टली इसको कोई पावर नहीं मिली हुई है जिससे ये खुद इन्वेस्टिगेशन करके खुद फैसला ले सके। तो इसका काम है कि सतर्क कर देना, किसको? गवर्नमेंट को, कि ये इन जगहों पर ऐसे क्या हो रहा है, कोई ना कोई फ्रॉड या करप्शन होने की संभावना है या हो रहा है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर फ्री टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट सीवीसीज एडवाइस इन करप्शन केसेस। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं ना, विभाग हैं, वो फ्री हैं, वो भी स्वतंत्र हैं कि वो इनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। वैसे भी जब शब्द एडवाइस आ जाता है तो इसका मतलब यही होता है सलाह। अब सलाह कोई आपकी मान भी सकता है और सलाह आपकी नहीं भी मान सकता है। सीवीसी डज नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्स कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। जितनी इसके पास कंप्लेंट आती है ना, उतना इसके पास रिसोर्स भी नहीं है दैट इट रिसीव्स। इट इज अ वेरी स्मॉल सेटअप विद अ सैंक्शनड स्टाफ ऑफ 299, मतलब लगभग 299 लोगों का स्टाफ है सीवीसी के पास। वेयर एज इट इज सपोज टू चेक करप्शन इन मोर देन 1500 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, मतलब 1500 से ज्यादा केंद्रीय विभाग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और मंत्रालय हैं। ठीक है, इनमें ये 300 लोग जो हैं, इन्हीं लोगों को कंप्लेंट मिलेगी और ये क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सोचिए आप कि बहुत ही कम रिसोर्स है इनके पास, जितनी कंप्लेंट आती हैं तो उसको ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, प्रॉपरली देख नहीं सकते। तो सीवीसी कैन नॉट डायरेक्ट सीबीआई, याद रखिएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के माध्यम से होंगी, लेकिन सीबीआई को डायरेक्ट ये क्या है? डायरेक्ट ये कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते। तो सीबीसी कैन नॉट डायरेक्ट सीबीआई, ये डायरेक्शन नहीं दे सकते सीबीआई को कि इंक्वायरी शुरू करो अगेंस्ट एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर, और ऑफ द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव ऑन इट्स ओन। मतलब अगर वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर है एंड अबव ऑन इट्स ओन, तो अपने से नहीं दे सकते। इससे कम में है तो ये डायरेक्शन दे सकते हैं सीबीआई को, लेकिन इसके ऊपर अगर है तो ये सीबीआई को डायरेक्शन नहीं दे सकते। सच अ परमिशन हैज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब अगर उसके ऊपर की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उस डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा।
देन सीवीसी डज नॉट हैव पावर टू रजिस्टर क्रिमिनल केसेस। सीवीसी के पास पावर नहीं है कि वो क्रिमिनल केसेस को रजिस्टर कर सके। इट डील्स ओनली विद विजिलेंस और डिसिप्लिनरी केसेस। इन्हीं केसेस में ये क्या करती है, एक्शन ले सकती है। तो सीवीसी हैज सुपरवाइजरी पावर्स ओवर सीबीआई। सीबीआई के ऊपर भी इसकी सुपरवाइजरी पावर्स हैं। हाउएवर सीवीसी डज नॉट हैव द पावर टू कॉल फॉर एनी फाइल फ्रॉम सीबीआई और टू डायरेक्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट एनी केस इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, सीबीआई से कोई भी फाइल डायरेक्ट नहीं मंगा सकती। ठीक है, ना ही सीबीआई को किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टली कह सकती है। तो सीबीआई इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सीबीआई किसके कंट्रोल में आता है, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी के अंतर्गत आता है। विच मीन्स दैट द पावर टू अपॉइंट, ट्रांसफर, सस्पेंड सीबीआई ऑफिसर्स लाई विद डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास ही ये पावर्स है। अपॉइंटमेंट्स टू सीवीसी आर इनडायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, बॉडी तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर या जो विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो द लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, इन लोकसभा इज अ मेंबर ऑफ द कमेटी टू सिलेक्ट सीवीसी एंड वीसीज, बट द कमेटी कंसीडर्स कैंडिडेट्स पुट अप बिफोर इट। ठीक है, हालांकि देखो अगेन अपोजिशन लीडर तो यहाँ पर रखा गया है, लेकिन मेजॉरिटी अगर गवर्नमेंट की किसी के लिए है तो उसी को बना दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि मिस्टर अधीर रंजन जो अपोजिशन हैं, ठीक है, जो अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने इनकी नियुक्ति का कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी इनकी नियुक्ति कर दी गई। तो दीज कैंडिडेट्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि कौन बनेगा विजिलेंस कमिश्नर, कौन बनेगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसका कंफर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन समझिएगा। देखो, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता है, उसको पावर्स दी जानी चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट बॉडी बना रहे हो तो उसी के पास पावर्स होनी चाहिए और गवर्नमेंट से बिल्कुल हटके होना चाहिए। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्तियां वगैरह होती है ना, तो उसे कॉलेजियम सिस्टम देखता है, तो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में नहीं आती हैं दायरे में। अब सोचिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जिसको अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही सारी बातें पूछ करके वो काम कर पाएगा। वो इंडिपेंडेंटली काम कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको नियुक्ति किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी तो जरूर बना दी गई है, लेकिन इंडिपेंडेंट पावर्स इसको नहीं दी गई हैं। ये अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। तो इसको क्या है, और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है, जिससे करप्शन काफ़ी हद तक क्या हो सकेगा, कम हो सकेगा। अगर इसको पावर दी जाए तो काफ़ी हद तक हम करप्शन को कम कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ये बात याद रखिएगा, यही कंक्लूजन है। तो देयर इज a greater need in such times to address the shortcomings in the system of CVC। ये जो CVC के सिस्टम में जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ये कमियां हैं, इनको दूर करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इन कमियों को दूर कर देंगे तो सरकारी विभागों में करप्शन भी खत्म हो जाएगा, या करप्शन को काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। और जितना ही करप्शन कम होता है, याद रखिएगा, वो उस इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि करप्शन में जो पैसा जा रहा है वो पैसा बचेगा, तो पैसा कहाँ आएगा, इकोनॉमी में। इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी। तो आई होप आपको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, इतना ही है आज के इस सेशन में। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, और अगर कोई कहीं कोई गलती लगी हो आपको, या कोई आपका सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।